नमस्कार, मैं डीपीएन सिंह आप लोगों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास लेकर आया हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है मिसाइलों का सामरिक महत्व। देखो बच्चों, परमाणु बम के विकास के बाद जो मिसाइलों का जो निर्माण हुआ उन मिसाइलों की भी उपयोगिता बढ़ गई। क्यों उन मिसाइलों की उपयोगिता बढ़ी? इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण अगर हम देखें तो हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है, तो चाइना के संदर्भ में हम लोग मिसाइलों का जो सामरिक महत्व है वो बढ़ गया। दूसरा, पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो मिसाइलों का सामरिक महत्व बढ़ा। और तीसरी बात अगर हम करें तो भारत की जो सामुद्रिक सीमा है वो बहुत लंबी है और खुली हुई है, लगभग 7500 किलोमीटर से अधिक है। तो उस दृष्टिकोण से भी मिसाइलों का सामरिक महत्व बढ़ा है। तो आइए आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मिसाइलों का सामरिक महत्व। मिसाइलों का सामरिक महत्व। सामरिक महत्व। देखो बेटा, मिसाइलों का सामरिक महत्व की अगर हम बात करें तो भारत ने परमाणु बम का निर्माण तो कर ही लिया, भारत ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया। अब इस परमाणु बम को ले जाने के लिए कैरियर की जरूरत पड़ी। अब वो कैरियर क्या था? वो कैरियर था आपका मिसाइल और लड़ाकू विमान। तो ये जो हमारे मिसाइलों का जो सामरिक महत्व था, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि भारत ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया और ये जो परमाणु बम था, इस परमाणु बम को ले जाने के लिए मिसाइल और लड़ाकू बम बना लिया, लड़ाकू विमान। अब क्या है कि ये जो मिसाइलों का जो निर्माण किया, इसके निर्माण के पीछे बहुत कारण छिपे हुए थे। और क्या कारण छिपे हुए थे? पहला, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारत ने जो ये परमाणु बम और जो मिसाइल का निर्माण किया था, इसका कई संदर्भों में महत्व है। पहला, चीन के संदर्भ में अगर हम देखें तो इन मिसाइलों का और परमाणु बम का बहुत महत्व है। दूसरा, पाकिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान के संदर्भ में इसका महत्व है।
और तीसरी बात अगर करें तो भारत की जो समुद्री सीमा है बेटा, समुद्री सीमा जो बहुत लंबी और खुली हुई है, लगभग 7500 किलोमीटर से अधिक। तो इस संदर्भ में परमाणु बम और मिसाइल का निर्माण किया गया और इसका कई संदर्भों में महत्व है। पहला चाइना के संदर्भ में, दूसरा पाकिस्तान के संदर्भ में और तीसरा समुद्री सीमा जो बहुत लंबी हुई है और खुली हुई सीमा है इसके संदर्भ में। देखिए, अगर हम बात करें तो चाइना के साथ भारत का 1962 में युद्ध हुआ और आज भी हमारा चाइना से जो संबंध है वो सामान्य संबंध नहीं है। हाल ही में आपने देखा कि डोकलाम में जो सीमा विवाद था, वहां सैन्य तैनाती की गई है चाइना के द्वारा, भारत के द्वारा भी किया गया है। चाइना के द्वारा हमारे ही सीमा में घुसपैठ किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी देश के लिए हितकर नहीं होगा और कोई दूसरा देश उसके सीमा में अगर प्रवेश करे तो, और भारत जैसा देश तो कदापि नहीं इसको स्वीकार करेगा। अब ये डोकलाम तनाव को ले लिया गया। डोकलाम तनाव के साथ साथ वर्तमान में लद्दाख की सीमा का तनाव चल रहा है, वहां भी सैन्य तनाव बना हुआ है। इतना ही नहीं, ये जो हमारा चाइना है ना, भारत की आर्थिक समृद्धि को देखकर काफी जलता है और ये क्या कर रहा है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों को प्रवोक कर रहा है कि तुम भारत के खिलाफ विरोधी नारे लगाओ अपने देश में। तो इन सब कार्यों को देखते हुए जो नकारात्मक कार्य चाइना के द्वारा भारत के लिए किया जा रहा है, इन सब नकारात्मक कार्यों को देखते हुए लंबी दूरी वाली मिसाइल बनाना बहुत जरूरी था और ताकतवर परमाणु बम का निर्माण करना भी जरूरी था। तो इसीलिए हमारे भारत में इन मिसाइलों का सामरिक महत्व बढ़ा है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो आपको पता है कि पाकिस्तान से हमारे कई बार युद्ध हो चुके हैं। 1948 में, 1965 में, 1971 में, और तीनों बार हम लोगों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटा है। लेकिन गांव में एक कहावत कही जाती है, एक पेड़ होता है बेटा, बहया का पेड़ होता है, उस पेड़ को उखाड़ कर अगर फेंक दिया जाए तो जहां फेंकेंगे वहीं जम जाएगा। तो पाकिस्तान उसी तरह की व्यवस्था वाला देश है। इससे निम्न कोटि का देश इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, जो 3-3 बार भारत से बुरी तरह से परास्त हुआ। और भारत जो है बेटा शांति प्रिय देश है, शांति को चाहने वाला देश है और क्या कहते हैं, अहिंसा को चाहने वाला देश है। ये किसी से युद्ध नहीं करना चाहता है, ये मानवतावादी देश है, ये मानव से प्रेम करता है, मानव से द्वेष नहीं करता। अगर आप इससे प्रेम करते हैं तो दुगनी क्षमता के साथ आपके साथ प्रेम और व्यवहार रखना, संबंध रखना पसंद करता है। लेकिन आप नासूर बन जाइए, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे को लेकर आप आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाइए, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दीजिए और कहिए कि भारत में अटैक करो, भारत में जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाएं, भारत के निर्दोष सैनिक मारे जाएं। हर रोज तुम एलओसी पे सीज फायर कर रहे हो और आप सोचो कि भारत चुपचाप बैठा रहेगा। तो भारत ने कहा कि भैया आप चुपचाप बैठने का समय नहीं है, अब हमें कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से इनको समझ में आए कि भारत भी ताकतवर राष्ट्र है। तो भारत ने परमाणु बम बनाया और मिसाइलों को तैयार किया। तो मिसाइलों का सामरिक महत्व यहां बढ़ जाता है। तो ये तो बात हो गई कि भाई चाइना के संदर्भ में मिसाइलों का सामरिक महत्व क्यों बढ़ा है और पाकिस्तान के संदर्भ में मिसाइलों का सामरिक महत्व क्यों बढ़ा है। तीसरे मुद्दे पर आते हैं। तीसरा मुद्दा यह कि समुद्री सीमा बहुत लंबी और खुली हुई है, लगभग 7500 किलोमीटर से अधिक। सही बात है भाई,
समुद्र जो है बहुत ज्यादा संसाधन समुद्र में मौजूद है। और हिंद महासागर का जो भूगर्भिक क्षेत्र देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे संसाधन वहां हैं। तो चाइना ने क्या किया है कि दक्षिणी चीन सागर पर अपना घुसपैठ करना शुरू कर दिया, और दक्षिणी चीन सागर पर जो उसका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, जो उसका सीमाई क्षेत्र भी नहीं है, उन क्षेत्रों पर वो अधिकार करना शुरू कर रहा है। हिंद महासागर में जो भारत की सीमाई क्षेत्र है, उन सीमाई क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। डियोगो गार्सिया एक जगह है हिंद महासागर में, वहां क्या कहते हैं कि अमेरिका के सैन्य अड्डे स्थापित किए गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत पहले से तैयार हो गया कि भैया ये हमारा सामुद्रिक क्षेत्र है, ये हमारी सीमाई क्षेत्र है, इन सीमा के अंदर अगर आप अंदर आएंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा आपको, लेकिन हमारी सीमा के बाहर आपको जाना ही पड़ेगा। तो इन सब महत्व को देखते हुए हमारे यहां मिसाइल का निर्माण किया गया, परमाणु बम का निर्माण किया गया। तो चाइना के संदर्भ में मिसाइल का क्यों सामरिक महत्व है, पाकिस्तान के संदर्भ में मिसाइलों का सामरिक महत्व क्या है, और सामुद्रिक क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में मिसाइलों का सामरिक महत्व क्या है, आशा करते हैं ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत द्वारा मिसाइल विकास के साथ साथ अन्य रक्षा तैयारी भी की जा रही है। मिसाइलों के साथ साथ और अन्य रक्षा तैयारी भारत कर रहा है। क्या कर रहा है? भारत ने घरेलू स्तर पर एक लड़ाकू विमान तैयार किया है जिसका नाम है तेजस। और तेजस इतना बेहतरीन लड़ाकू विमान है कि वह पलक झपकते ही दूसरे देश पर अटैक करके चला आएगा। यहां बस अमेरिका से एक तकनीकी ली गई है, एक इंजन लिया गया है जिसका नाम है GE 414 नामक इंजन। यह उपकरण अमेरिका से आयात किया गया है। बाकी सब के सब उपकरण उसमें घरेलू तकनीक पर आधारित है। यह रक्षा के क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो DRDO है, जो रक्षा अनुसंधान केंद्र है, इस रक्षा अनुसंधान केंद्र ने रुस्तम नामक मानव रहित वायुयान निर्मित किया है। और यह जो रुस्तम नामक जो मानव रहित वायुयान निर्मित किया है, इसका उपयोग कहां हो रहा है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य निगरानी के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। रुस्तम नामक जो मानव रहित वायुयान है। और आपको अभी बता दूं कि DRDO ने जो रुस्तम को तैयार किया है, इसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्वालिटी है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्वालिटी का मतलब होता है स्वयं को अपने आप नष्ट करने की तकनीकी है रुस्तम के अंदर। तो इसलिए हमारे यहां रक्षा मजबूत हो रहा है, हमारे यहां मिसाइलों का सामरिक महत्व बढ़ जाता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे रक्षा के क्षेत्र को मजबूत किया है भारत ने राफेल को खरीदकर। राफेल एक बहुत ही शानदार लड़ाकू विमान है और इसे वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो यह टॉप स्तर पे, टॉप लेवल पे इस लड़ाकू विमान को रखा जाता है, जिसको फ्रांस की कंपनी डसाल्ट कंपनी बनाती है और भारत ने इसे खरीदा है। और इसको खरीदने के बाद भारत का जो रक्षा क्षेत्र है वो और भी ताकतवर हो गया है। भारत का जो मिसाइल का सामरिक महत्व है ये और भी बढ़ गया है, जिससे क्या है कि चाइना, पाकिस्तान या और अदर कंट्री जो भारत से घृणा करते हैं, उनके मन में एक डर बैठ गया है कि इसके पास तो राफेल आ चुका है, परमाणु बम पहले से था, मिसाइलों से यह युक्त है, अब इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो यहां हमारा मिसाइलों का सामरिक महत्व बढ़ जाता है मेरे बच्चों। और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए भारत ने राफेल को खरीदने के बाद बहुत सारे और भी लड़ाकू विमान जैसे मिग हो गया, मिराज हो गया, सुखोई हो गया, राफेल हो गया, तेजस हो गया, ये सभी लड़ाकू विमान भारत के पास मौजूद हैं जो किसी भी तरह के युद्ध को लड़ने में सक्षम है। तो भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया है। अब मिसाइल का सामरिक महत्व क्यों बढ़ा देख रहे हैं? इसलिए बढ़ गया है। क्यों दूसरे देश हमसे अब डर रहे हैं? क्यों दूसरे देश संतुलन की स्थिति में आ गए हैं? उसके पीछे कारण है भाई। पहले हम कमजोर थे, पहले हमारे पास परमाणु बम नहीं था, पहले हमारे पास मिसाइल नहीं था, पहले हमारे पास तकनीकी नहीं थी। अब हम सब कुछ से संपन्न हो गए। हमारे पास ताकतवर परमाणु बम है, हमारे पास मिसाइलों, ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो 12,000 8,000 किलोमीटर तक
आक्रमण कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान है जो पलक झपकते दूसरे देश को नष्ट करके वापस लौट के आ सकते हैं, तो भारत क्यों डरेगा? तो इसलिए हमारे देश का रक्षा क्षेत्र बड़ा है, इसलिए हमारे मिसाइलों का सामरिक महत्व बड़ा है। हमारे पास रुस्तम नामक वायुयान निर्मित किया गया जो जो सैन्य गतिविधियां करके खुद को अपने आप नष्ट कर सकता है। अगर कहीं किसी गलत उसमें फंस गया तो खुद को नष्ट कर देगा, पता ही नहीं चलेगा कहां से आया है। यह मानव रहित वायुयान है, यह डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो क्यों नहीं हमारा रक्षा क्षेत्र का महत्व बड़ा है? बड़ा है। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो मिसाइलों के सामरिक महत्व में ये सारी बातें आपको लिखनी है। इतना ही नहीं बेटा, अगर हम सैन्य की बात कर रहे हैं, सेना तैयारी की बात कर रहे हैं, तो नौ सैनिक क्षेत्र की भी बात करेंगे। तो नौसेना के क्षेत्र में आप देखिए, सागरिका नामक जो मिसाइल है K-15, इसको कहां स्थापित किया गया है? आखिर भाई उस तरह का कोई ना कोई उपकरण बनाना जरूरी है ना। अरिहंत नामक पनडुब्बी बनाया गया, और उस अरिहंत नामक पनडुब्बी में इसे क्या किया गया है? उस पर तैनात किया गया है। सागरिका मिसाइल का उपयोग अरिहंत पनडुब्बी में किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। तो नौसेना भी हमारा मजबूत हो रहा है। इसके साथ साथ बेटा और बहुत सारे पनडुब्बियों को, जैसे खांडेरी हो गया, कलवारी हो गया, सिंधु श्रेणी के हमारे पनडुब्बी हो गए, आज भी कार्यरत हैं, जो अपने पास अपने मिसाइलों को रखे हुए हैं, जो जरूरत पड़ने पे इनका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा नौसेना मजबूत हो रहा है। इतना ही नहीं, रूस के द्वारा एक जहाज भेजा गया है जिसको जलपोत कहते हैं, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। ये जो INS विक्रमादित्य है, यहां 9 सैनिक अड्डे शामिल हैं, 9 सैनिक अड्डे लगाए गए हैं। और ये 9 सैनिक अड्डे जो हैं, ये क्या करते हैं? वहां सेना को रहने का, खाने का और सारी व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं, और जरूरत पड़ने पर युद्ध के लिए तुरंत तैयार भी कर देते हैं। तो भारत हमारे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों क्षेत्रों में मजबूत हो गया है। परमाणु बम बना लिया है, मिसाइल बना लिया है। तो इन सब को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भारत का कद बड़ा ही नहीं है। भारत हमारे हथियारों के क्षेत्र में, परमाणु बम के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में, लड़ाकू विमान के क्षेत्र में, पनडुब्बी के क्षेत्र में, नौसेना के क्षेत्र में, थल सेना के क्षेत्र में, जल सेना के क्षेत्र में या वायुसेना के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो चाहे चाइना की बात की जाए, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे समुद्री सीमा की बात की जाए, इन सब के विकास के बाद ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बेहतर हो गई हैं, सबका संतुलन तैयार हो गया है। आई बात समझ में? तो ये मैंने जो आपको बताया, ये मिसाइलों का सामरिक महत्व था। तो मैंने कहा कि 3 लोगों के संदर्भ, मतलब 3 क्षेत्रों के संदर्भ में, जैसे मैंने कहा कि चीन के संदर्भ में, चीन के संदर्भ में बात हो रही है। तो चीन के संदर्भ में देखिए, पहला, भारत के साथ 1962 में युद्ध हुआ। दूसरा, वर्तमान में विवाद चल रहा है जिस पर हमने चर्चा किया है, डोकलाम और लद्दाख मुद्दे को लेकर, लद्दाख में सीमा विवाद है। तीसरा बिंदु यह कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश को भारत के खिलाफ भड़काना और देश विरोधी नारे लगाना इत्यादि।
तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए भारत ने परमाणु बम और मिसाइल का निर्माण किया ताकि संतुलन बना रहे। आशा करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बिंदु थे जिनकी वजह से भारत को मिसाइल तैयार करना पड़ा। ये बिंदु थे जिसके कारण भारत को परमाणु बम बनाना पड़ा। इसलिए बनाना पड़ा ताकि भारत और चाइना के बीच में संतुलन की अवस्था आ जाए। ऐसा ना हो कि चाइना ही सिर्फ कहे कि भैया हम ताकतवर हैं, तुम क्या कर लोगे, आओ अब ताकतवर ताकत दिखाओ, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर अब हमें हमारे मानते हैं कि चलो चाइना तुम हम बहुत ताकतवर हो, तुम नाभिकीय हथियारों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाभिकीय हथियार बनाए हो, लेकिन हमारे पास इतना है कि तुम्हें पूरा समूल नष्ट करने के लिए हम काफी हैं। तो कौन मूर्ख ऐसा काम करेगा, कहेगा भैया कि ये तो पागल है, इसको अपने देश से प्रेम है, अपनी माटी से प्रेम है, इस पर अटैक हम नहीं करेंगे, शांति से चला जाए, कोई सीमा विवाद नहीं, उसका क्षेत्र उसको दो, अपना क्षेत्र अपने पास रखो, शांति से जीवन जियो, क्योंकि अब वो भी तैयार हो गया है। तो इस संदर्भ में मिसाइल का सामरिक महत्व बढ़ा। अब आते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में। अगर देखें तो अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में अगर देखें अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान को क्या कहा जाए, पाकिस्तान को कुछ कहने लायक नहीं है। जितनी बार पिटा है उतनी बार फिर बदमाशी करता है। 1948 को लिया जाए, 1962 को लिया जाए, 1971 को लिया जाए, 1965 को लिया जाए, 1971 को लिया जाए, चाहे आप 1948 लीजिए, चाहे आप 1965 लीजिए, चाहे आप 1971 लीजिए, चाहे आप 1999 लीजिए। 1999 का जो कारगिल तनाव था बेटा, जो कारगिल तनाव था, यह भी एक प्रकार का युद्ध था। जो हमारे क्षेत्र में घुसपैठ किए हुए थे, हमें पता ही नहीं था। वो तो पता चला कि कारगिल में बेटा बहुत सारे लोग हमारे जमीन पे अपना सब व्यवस्था स्थापित किए हुए हैं। तो ये हुआ भाई कि जल्दी इनको भगाओ, ये दीमक हैं, अगर ये सब आ जाएंगे तो खोखला कर देंगे। तो इनको भगाने के लिए युद्ध करना पड़ा। और युद्ध ही नहीं, ये जितने भी युद्ध हुए हैं, इस सभी युद्ध को प्रवोक करने का काम पाकिस्तान ही किया था। पाकिस्तान ही हमें परेशान किया। हम नहीं करते हैं, हमारा शांतिपूर्ण देश है, शांति को मानने वाला देश है, हमारा देश अहिंसा वाला देश है, मानवतावादी देश है। हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, सबसे प्रेम मोहब्बत रहता है। हमारे देश में एकता और अखंडता है। हमारे देश में हर एक दूसरे से लोग प्रेम करते हैं। सब लोग एक दूसरे के महत्व को समझते हैं, क्योंकि हम संपन्न हैं। समस्या वहां है जहां संपन्नता नहीं है। जहां संपन्नता नहीं होगी वहां क्लेश होगा, वहां द्वेष होगा, वहां एक दूसरे को देखकर समस्या क्रिएट होगी, वहां मानवतावादी लोग नहीं रहेंगे, इसलिए वहां संपन्नता नहीं है। तो वो सब कारण है कि भारत इतना तेजी से विकास कर रहा है, हम वहीं के वहीं रह गए। वो यही सोचता रह जा रहा है कि भारत इतना तेजी से विकास कर रहा है, उसके विकास को रोको, और हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है कि हम उनके बारे में सोचें। तो कहने का मतलब है कि इतनी बार युद्ध हुआ, 1948, 1965, 1971, 1999, और सभी युद्ध में पाकिस्तान हारा। आप देखते हैं कि हर रोज ये पाकिस्तान जो है एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करता है। तो
तो ये बताइए कि ये कृत्य करता है, जो ये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। तो इन सब कृत्यों को देखते हुए भारत का मिसाइल सामरिक महत्व बढ़ जाता है। तो चाइना के संदर्भ में और पाकिस्तान के संदर्भ में मैंने बता दिया, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर तीसरी बात करें सामुद्रिक सीमा की, अगर हम सामुद्रिक सीमा की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में आप देखिए कि बहुत सारा इसका जो हिंद महासागर का जो हमारा सामुद्रिक क्षेत्र है संसाधनों से परिपूर्ण है। हिंद महासागर का सामुद्रिक सीमा भारत का संसाधनों से परिपूर्ण है। अब इसमें चीन दखलंदाजी कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर में अपना घुसपैठ कर रहा है। घुसपैठ कर रहा है। डिएगो गार्सिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे स्थापित हैं। तो बेटा इन सब महत्व को देखते हुए भारत का मिसाइल सामरिक महत्व बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? जाहिर सी बात है कि भाई इस क्षेत्र को बचाना है, इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है, भारत को इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है। तो इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए भारत का ये जो मिसाइल है इसका सामरिक महत्व बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो इन संदर्भों में भारत का सामरिक महत्व बढ़ जाता है। अगर हम और आगे बढ़ें तो अगर आगे बढ़ते हैं उपरोक्त संदर्भ में भारत द्वारा मिसाइल विकास के साथ साथ अन्य रक्षा तैयारी भी की जा रही है। भारत जो है मिसाइल के साथ साथ अन्य रक्षा तैयारी भी कर रहा है। अब मिसाइल के साथ साथ अन्य रक्षा तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है इसको थोड़ा जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसने लड़ाकू विमान बनाया है, भारत ने लड़ाकू विमान। अब भारत के पास जो लड़ाकू विमान है वो कौन कौन से हैं? मिग है, मिराज है, सुखोई है, राफेल है, तेजस है। ये सब हमारे देश में आ चुके हैं, देश में बन चुके हैं, देश में मौजूद हैं, जिससे देश की रक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है कि नहीं मजबूत हो रही है? इनकी वजह से रक्षा क्षेत्र मजबूत हो रहा है, रक्षा क्षेत्र मजबूत हो रहा है।
अगर हम बात करें राफेल की, तो आप सबको मालूम होगा राफेल जो है ये फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की एक कंपनी है डसाल्ट, इस कंपनी से इसको खरीदा गया है और यह परमाणु बमों को अपने साथ ले जा सकता है और पलक झपकते ही किसी देश पर अटैक कर सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है राफेल को। इसके साथ साथ भारत में तेजस विकसित हुआ है। तेजस में केवल GE-414 है, ये इंजन है, इसे सिर्फ अमेरिका से आयात किया गया है। लेकिन इस तेजस का और जितना भी उपकरण है वो भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये जो लड़ाकू विमान हमने बनाया है, इसकी मदद से भी भारत का जो सैन्य क्षेत्र है वो काफी मजबूत हुआ है बेटा। ये तो हो गई लड़ाकू विमान की बात हो गई। अब लड़ाकू विमान के साथ साथ हमारे यहां जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने एक वायुयान बनाया है जो मानव रहित है, जिसका नाम है रुस्तम। ये रुस्तम जो है ये सैन्य गतिविधियों को का पता लगाता है। किन क्षेत्रों में? सीमावर्ती क्षेत्रों में। अगर किन्हीं कारणवश दुश्मनों के द्वारा अगर यह पकड़ लिया गया तो इस रुस्तम नामक जो मानव रहित वायुयान है, इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज मौजूद है, यानी स्वयं को अपने आप नष्ट कर लेना। तो अगर कोई दुश्मन देश अगर इसे पकड़ता भी है तो ये अपने आप को नष्ट कर लेगा, कोई भी जानकारी दुश्मन देश को नहीं प्राप्त होगा। तो इस कार्य से क्या भारत मजबूत नहीं हुआ है? भारत का रक्षा क्षेत्र इस कार्य से भी मजबूत हुआ है। इसके साथ साथ बेटा सैन्य तैयारी में नौसैनिक तैयारी भी महत्वपूर्ण है। अगर देखें तो जो सैन्य तैयारी है, इस सैन्य तैयारी में नौसैनिक तैयारी भी महत्वपूर्ण है। कैसे नौसैनिक तैयारी महत्वपूर्ण है? भारतीय नौसेना द्वारा अरिहंत नामक पनडुब्बी का निर्माण किया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। जो भारतीय जो नौसेना है, इसके द्वारा अरिहंत नामक पनडुब्बी का निर्माण किया गया है और इस अरिहंत नामक पनडुब्बी पर सागरिका अर्थात K-15 को तैनात किया गया है। तो ये नौसेना को बनाने के बाद क्या रक्षा क्षेत्र मजबूत नहीं हुआ है? सागरिका मिसाइल का उपयोग इसके ऊपर किया जा रहा है। इसके साथ साथ खंडेरी, कलवारी, सिंधु सीरीज के पनडुब्बी बनाए गए हैं। खंडेरी, कलवारी और सिंधु सीरीज के पनडुब्बी तैयार किए गए हैं। तो ये सब बनने के बाद भारत का जो रक्षा क्षेत्र है वो काफी मजबूत हुआ है।
इन इस प्रकार की तैयारी के साथ भारत के द्वारा अपनी रक्षा जो रक्षा चुनौतियां हैं उसका सामना करने का भारत कोशिश कर रहा है। अब इसके साथ साथ भारत ने रसिया के सहयोग से INS विक्रमादित्य का निर्माण किया है, जहां भारत के 9 सैनिक अड्डे वहां अपना कार्य करते हैं, वहां रहते हैं, जरूरत पड़ने पर तैयार रहते हैं युद्ध के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो भारत ने तैयार किया है, इससे भारत का मिसाइल का सामरिक महत्व तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ जो भारत रक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां पेश कर रहा था, उन चुनौतियों का भी समाधान भारत को प्राप्त हुआ है। तो अगर भारत के मिसाइल का सामरिक महत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये प्रश्न का उत्तर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, कि ये पूरी की पूरी कहानी जो मिसाइल का सामरिक महत्व है, यह आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है जैविक और रासायनिक हथियार। जैविक और रासायनिक हथियार। जैविक और रासायनिक हथियार। देखिए, जैविक और रासायनिक हथियार नाम से ही स्पष्ट है, जो हथियार जीव से तैयार किए जाते हैं, उन्हें जैविक हथियार कहते हैं। और जिन हथियारों को रसायनों से बनाते हैं, रसायनों से निर्मित करते हैं, उन्हें रासायनिक हथियार कहते हैं। प्राचीन काल से इन जैविक और रासायनिक हथियारों का उपयोग हो रहा है। प्राचीन काल से इन हथियारों का उपयोग हो रहा है, इसलिए इन्हें परंपरागत हथियार भी माना जा सकता है। इसलिए इन्हें परंपरागत हथियार भी माना जा सकता है। तो ये जो जैविक हथियार हैं जीवों से तैयार होते हैं और रासायनिक हथियार रसायनों से तैयार होते हैं। प्राचीन काल से ही इन हथियारों का प्रयोग हो रहा है और इसीलिए इन्हें परंपरागत हथियार के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम रासायनिक हथियारों की बात करें तो कुछ नाम आपको बता दूं। अगर रासायनिक हथियार की बात करें तो इसके अंतर्गत मस्टर्ड गैस आता है, सेरीन आता है, फार्जीन गैस आता है, फार्जीन गैस आता है, मिथाइल ऑरेंज और साइनाइड आते हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड साइनाइड इत्यादि जो हैं, ये सब आपके रासायनिक हथियार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम चिकित्सकीय उद्देश्य और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टिकोण से देखें, चिकित्सकीय उद्देश्य और कानून व्यवस्था को बनाए रखने
कि अगर उद्देश्य से देखें तो जो अश्रु गैस हैं और क्लोरोफॉर्म, इन दोनों का भी रासायनिक हथियारों के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन चिकित्सकीय उद्देश्य को भी इससे पूरा किया जा रहा है और कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। उसके लिए अश्रु गैस और क्लोरोफॉर्म का यूज किया जा रहा है। लेकिन जिनका विभत्स स्वरूप देखने को मिलता है हथियार, रासायनिक हथियार के रूप में, वह है मस्टर्ड गैस, वह है फार्जिन गैस, अभी सीरिया में सेरीन गैस देखने को मिला था, और साथ ही साथ इसके साथ साथ आपका मिथाइल ऑरेंज अमेरिका ने यूज किया था वियतनाम युद्ध में, मिथाइल ऑरेंज का यूज देखा गया, साइनाइड का यूज देखा गया है। ये सब रासायनिक हथियारों के रूप में देशों के द्वारा दूसरे देशों के ऊपर, अपने दुश्मन देशों के ऊपर प्रयोग किया जाता है, जो काफी खतरनाक होता है और एक साथ कई लाख लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है बेटा। उसी तरीके से जैविक हथियार है बेटा कुछ। अगर हम जैविक हथियार की बात करें तो प्लेग के जो जीवाणु तैयार किए जा रहे हैं, इबोला वायरस का जैविक हथियार तैयार किया गया, साल्मोनेला बैक्टीरिया, इसका जैविक हथियार तैयार किया गया है, एंथ्रेक्स, इस जीवाणु का तैयार किया गया। यानी जैविक हथियार जो है ये जीवाणु और विषाणु, मुख्य रूप से जीवाणु और विषाणुओं से जैविक हथियार तैयार किया जाता है। और जिस देश पर, इस पे देखो, सबसे बड़ी बात है कि इनको तैयार करने में कम समय, कम खर्च और कम दिमाग की जरूरत पड़ती है। यानी इनको तैयार करने में आपका समय भी बहुत कम लगता है, कम खर्च भी लगता है और बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती और यह तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, ये तैयार हो जाता है और जब जिस देश पर अटैक करते हैं उस देश के लाखों करोड़ों लोगों को बहुत कम समय में समाप्त कर देता है, संक्रमित कर देता है, बीमार कर देता है, कमजोर कर देता है। तो यह प्रावधान है भारतीय कानून में कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर परमाणु बम का हमला आप कर सकते हैं। अगर कोई जैविक हथियारों से आक्रमण करता है कोई देश, तो उस पर आप परमाणु हमला कर सकते हैं। यह प्रावधान हमारे देश के कानून में है। अब इसके कुछ उदाहरण दिए जाए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। अगर हम इसके कुछ उदाहरण दें तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। एक्चुअली ये मस्टर्ड गैस क्यों नाम रखा गया, ये जिन सैनिकों के ऊपर पड़ता था बड़े बड़े फफोले पड़ जाते, तो जब वो ब्लास्ट करता था तो सरसों के तेल की तरह गंध आता था, इसीलिए इसका नाम मस्टर्ड गैस पड़ा था। और पूरे बॉडी पे जब पड़ता था तो छाले पड़ जाते थे बेटा। तो प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। 1932 में जापान ने प्लेग संक्रमित मक्खियों का उपयोग किया था। 1932 में जापान ने प्लेग संक्रमित मक्खियों का उपयोग किया था। और प्लेग संक्रमित मक्खियों का उपयोग करके जिस देश पर इसको गिराया था, जिस देश पर अटैक किया था, उस देश को पूरा का पूरा प्लेग से संक्रमित कर दिया। 1967 में मिथाइल ऑरेंज का उपयोग अमेरिकी सैनिकों ने किया था। मिथाइल ऑरेंज का उपयोग अमेरिकी
सैनिकों ने वियतनाम के ऊपर किया था। तो 1967 में मिथाइल ऑरेंज का उपयोग किया गया था। अभी हाल में सीरिया में सेरीन गैस का प्रयोग किया गया। बहुत लोग इससे संक्रमित हो गए थे, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो गए थे। तो ये आपके जैविक हथियार और रासायनिक हथियार होते हैं बेटा। इनका उत्पादन सरल है, इनका भंडारण सरल है, इनका उपयोग भी सरल है। मैंने बताया आपको, इनका उत्पादन सरल है, इनका भंडारण सरल है और इनका उपयोग सरल है। तो ये इतनी आसानी से तैयार हो जाता है, इतनी आसानी से इसे भंडारित किया जाता है, इतनी आसानी से इसका उपयोग किया जाता है कि सभी देश इसको तैयार किए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन देश के ऊपर इसका उपयोग कर ले रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि ऐसे हथियारों को अगर कोई प्रयोग करता है तो भारत में प्रावधान है कि दूसरे उस देश के ऊपर परमाणु बम से हमला आप कर सकते हैं। ऐसे हथियारों को वायु संक्रमण, पशु संक्रमण, जल संक्रमण द्वारा फैलाया जाता है। अगर कोई पूछे कि ऐसे हथियारों को कैसे फैलाते हैं, तो ऐसे हथियारों को वायु संक्रमण, जल संक्रमण, पशु संक्रमण, इत्यादि से फैलाते हैं बेटा। तो ऐसे हथियारों को फैलाना हो तो वायु संक्रमण के द्वारा फैलाते हैं, या जल संक्रमण के द्वारा फैलाते हैं, या पशु संक्रमण के द्वारा फैलाते हैं। अब इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपाय है, राष्ट्रीय स्तर पर उपाय है और व्यक्तिगत जागरूकता है। अगर रोकने के उपाय की बात करें तो इसके रोकने के उपाय जो हैं, पहला, अंतर्राष्ट्रीय उपाय है, राष्ट्रीय उपाय है और तीसरा व्यक्तिगत जागरूकता है। व्यक्तिगत जागरूकता है। तो ये उपाय अगर अंतर्राष्ट्रीय उपाय जो बनाए गए हैं उसको, और राष्ट्रीय उपाय जो है और व्यक्तिगत जागरूकता अगर रखते हैं तो हम इन संक्रमण से बच सकते हैं, जैविक हथियार और रासायनिक हथियारों के संक्रमण से बच सकते हैं। दो कानून बनाया गया है 1972 में, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये जो 1972 में जो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन बनाया गया है, इसके तहत किसी भी जैविक हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाने की बात कही गई है कि आप नहीं यूज कर सकते जैविक हथियार। इसके बाद एक CWC बनाए, रासायनिक हथियार कन्वेंशन बोलते हैं। CWC इसको बोलते हैं रासायनिक हथियार कन्वेंशन है। CWC रासायनिक हथियार कन्वेंशन है, जिसे 1993 में इसको बनाया गया था और इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया है और इसमें ये रजामंदी की गई है, इसको बनाया गया है कि कोई भी देश, लगभग 165 देश इसमें है, इसमें 165 देशों को कहा गया है कि भैया आप रासायनिक हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरीके से बेटा लगभग इसमें 165 देश हैं, लगभग देख लेना, और इसमें जो है 109 देश हैं। इन 109 देशों ने हस्ताक्षर किया, उसमें 165 देशों ने, इन लोगों ने कहा है कि भैया हम इसके तहत, रासायनिक हथियार कन्वेंशन के तहत और बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के तहत हम इन हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे जो मानवता के खिलाफ है, जिससे बहुत ज़्यादा मानव और जनधन की हानि हो जाती है, जो काफ़ी खतरनाक है। भारत में इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, इस बात को याद रखिएगा। भारत में ये पूर्ण रूप से
प्रतिबंधित है। भारत में यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, भारत में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और इसके देखिए, अगर कोई जैविक हथियार या रासायनिक हथियार से भारत पर हमला करता है तो उसके लिए परमाणु बम का हमला एक विकल्प है, परमाणु बम का अटैक उस पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिसाइलों का सामरिक महत्व क्या है और जैविक हथियार और रासायनिक हथियार क्या होते हैं, इनसे क्या नुकसान है, कौन कौन से देश ने कब कब इसका उपयोग किया था, इसके नुकसान के साथ साथ इसके उपाय क्या हैं, उपाय के साथ साथ कौन से कानून इसके लिए बनाए गए हैं, उन कानूनों का किस प्रकार से पालन किया जाए, और भारत के परिप्रेक्ष्य में जैविक हथियार रासायनिक हथियार का क्या रोल है, क्या इस पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, और यदि कोई देश भारत पर जैविक हथियारों से हमला करता है तो भारत के ऊपर क्या विकल्प है, भारत के सामने क्या विकल्प है, एकमात्र विकल्प है परमाणु बम का हमला करना। तो ये आज का सेशन आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को बेहतर लगा होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी लोगों से मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। ईश्वर आप सभी लोगों को सफलता प्रदान करें। जय हिंद, जय जोहार। मैं डीपीएन सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जोहार एडू कैंपस से।